सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष फ्रॉम आई टी रुड़की। और आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जो कि जिनको आपको मतलब मैं कहता हूँ मस्ट टू डू चैप्टर्स हैं, या फिर आपके लिए सेवियर की तरह हो सकते हैं चैप्टर्स। मैंने पर्सनली जब मेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने जेई का अटैम्प्ट दिया था तो मेरी 98 आई थी, और तब मैंने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड चैप्टर्स करे थे। बहुत सेलेक्टेड चैप्टर, मतलब 11th तो मेरी बहुत ज़्यादा छूट रखी थी। तो मैं वही डिस्कस करूँगा कि कौन से वो चैप्टर्स हैं, और कैसे आप उनसे ईजिली अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि एट लास्ट यू हैव टू स्कोर मार्क्स। अब वो किसी भी चैप्टर से आएँ, तो मेरे एनालिसिस से वो चैप्टर के क्वेश्चन ईजी आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है जिनकी मैं बात करता हूँ। पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मैं कहूँगा पर्सनली, मेरे केस में मैंने स्टोइशियोमेट्री रेडॉक्स वाला जो था, ये चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी एट टाइम्स, तो मैंने उस टाइम बिल्कुल छोड़ रखा था। मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर मैंने बिल्कुल छोड़ रखा था। मैं सब कुछ पर्सनली शेयर करूँगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दिया था तो जनवरी में व्हेन आई गॉट 98, तो मैंने क्या क्या कर रखा था मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कर रखा था, पीरियोडिक कर रखा था, केमिकल बॉन्डिंग मेरे को बहुत अच्छे से आता था, मतलब केमिकल बॉन्डिंग वाज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, बहुत अच्छे से करा था वो मैंने। थर्मोकेमिस्ट्री मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, बट थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स मैंने अच्छी तरह कर रखा था, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में कहूँगा डेफिनेटली करना है आपको, क्योंकि फिजिक्स में भी है, यहाँ पे भी है, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन सोच रहे हो आप, तो मैटर्स राइट। बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं, जिसमें आपका के एस पी होता है, सॉल्युबिलिटी, वो सब वाला पार्ट नहीं, लाइक जो बेसिक सी इक्वेशंस होती हैं वो वाला केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट एनसीईआरटी में आधा पार्ट है, उससे आयनिक वाला पार्ट स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले वाला पार्ट ही जस्ट वो आधा करा था मैंने। और पर्सनली मैं कहूँगा कि आईओसी और हाइड्रोकार्बन, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर है, छोटे मोटे रिएक्शंस हैं, और बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट मैं कहूँगा इससे ज़्यादा स्कोरिंग कोई चीज़ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा। इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। जो आपके नोट्स हैं उनको अगर आपने ढंग से मास्टर कर लिया है, किसी भी कोचिंग या किसी भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, अच्छे से अगर आपने उन नोट्स को मास्टर कर लिया है और एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रट लिया है, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी क्या, हर चैप्टर की एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए, मगर ऑर्गेनिक के रिएक्शन तो सीधा सीधा उठ के आते हैं, मतलब 30 सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चन भी होते हैं ऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक के तो होते ही हैं, बट ऑर्गेनिक के भी 30 सेकंड्स में हो जाते हैं सॉल्व, क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है ना क्वेश्चन। तो मैंने शायद अपनी एक प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने केमिस्ट्री सॉल्व करी थी जेई मेंस की पेपर की, तो एक बार वो भी देख सकते हो आप। उसमें मैंने देखा, उसमें एक डायरेक्ट आ रखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बाकी मैं कहूँगा ऑर्गेनिक को तो टारगेट रखो ही, और या पी ब्लॉक कर सकते हो आप। पी ब्लॉक में वही, मतलब जिनके पास ये पावर है कि वो याद रख सकते हैं चीज़ें, वो चीज़ें याद कर लेते हैं, उनको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम याद कर लेंगे, सेम टू सेम आ जाएगा तो हम टिक कर देंगे। क्योंकि देखो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर में अगर आपने एक बार कोई चीज़ रट ली है तो 4 ऑप्शन में से आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ ये था मुझे याद आ गया। कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको पेपर में याद करके स्पेलिंग नहीं लिखनी है, आपको ऑप्शन देख के एकदम से क्लिक कर जाता है कि यही है, अरे पक्का यही बनता है, रिएक्शन के एंड होने पर यही बनता है, यही था, ऐसे होता है। केमिस्ट्री की बात करी मैंने 11th की, 12th की केमिस्ट्री की में भी मैं बता देता हूँ। 12th की केमिस्ट्री में भी पर्सनली मैंने सोल्यूशंस चैप्टर करा था, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर करा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ दिया था मैंने, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, एंड तक भी मुझे डिफिकल्टी आती थी इसमें। बाकी या ऑर्गेनिक मैंने पूरी कर ली थी, फ्रॉम हेलाइड्स टू नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स करना है आपको। कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया था मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफिकल्टी आती थी। पी ब्लॉक 2 भी छोड़ दिया था मैंने, डी ब्लॉक भी छोड़ दिया था। और प्रैक्टिकल्स के टाइम पे जब स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते थे तो उनमें थोड़ा दिमाग लगा लिया था मैंने, तो स्कूल के जब प्रैक्टिकल्स होते थे तो उनमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज एग्जाम में आती है उससे भी क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम में, मुझे याद है, तो मैंने वो भी अटैम्प्ट करे थे। तो या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है, ये वाला पार्ट भी ढंग से कर लेना। तो जहाँ तक मुझे याद है 15 to 17 क्वेश्चन का मेरा अटैम्प्ट रहा था केमिस्ट्री में, जब मैंने फर्स्ट एवर टाइम जेई दिया था, एंड इट वॉज गुड इनफ। बाकी मैंने आईआईटी के लिए तो मैंने ड्रॉप ईयर लिया, मैं आपको इसलिए ये कर रहा हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट को लेकर आप कैसे अपने दिमाग में रख सकते हो। बहुत ज़्यादा एम भी कर सकते हो आप अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है, बट नहीं है, जिन बच्चों को सपोर्ट की नीड है उनको मैं बता रहा हूँ एक ईजी पाथ टू 98+ परसेंटाइल, दैट जो मैंने फॉलो करा था। कुछ चैप्टर हो सकता है आपके डिफरेंट हो, बट या मोर और लेस यही होगा मेरे हिसाब से। बाकी फिजिक्स के अंदर
मैंने वेक्टर्स पढ़ लिया था, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया था, मोशन इन 2 डायमेंशनल पढ़ लिया था, डायनेमिक्स छोड़ दिया था, रोटेशनल मोशन छोड़ दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर छोड़ दिया था, सॉलिड्स लिक्विड वाला जो चैप्टर है। आई डिड थर्मोडायनेमिक्स, आई डिड SHM एंड आई डिड वेव्स, क्योंकि SHM वेव बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी आते हैं उसके क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट एरर मैंने करा था। आई डिड इलेक्ट्रोस्टैट्स, आई डिड DC सर्किट, आई डिड कैपेसिटर, आई डिड मैग्नेटिज्म एंड या EMI छोड़ दिया था, मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी आ रही थी। और रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर ढंग से करना है। रे ऑप्टिक्स में डिफिकल्टी हो सकती है आपको लगे, लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है रे ऑप्टिक्स का। मतलब मुझे पता चल चुका था एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त कि रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो मैंने इसलिए चैप्टर को छोड़ा ही नहीं था। बाकी ग्रेविटेशन करना है, ग्रेविटेशन करना है, पक्का आएगा क्वेश्चन। एडवांस भी आया था मेरा ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, और वो भी मेंस लेवल था। यूनिट्स मेजरमेंट करना है। मैं इजी से चैप्टर बता रहा हूँ। चलो, और आपको रे ऑप्टिक्स में डिफिकल्टी आ रही है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिफिकल्टी आ रही है तो छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी मेरे को और ऑल्टरनेटिव चैप्टर्स मिले हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, हद से ज़्यादा, नेक्स्ट लेवल, विच आर EM वेव। EM वेव एक चैप्टर है, यूनिट्स डायमेंशन में बताया, ग्रेविटेशन मैंने बताया, और एक और चैप्टर था जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है आपका। उसमें जो छोटा सा पार्ट आ रहा है सेमीकंडक्टर वाला, भाई बहुत ईजी है सेमीकंडक्टर वाला। मतलब सेमीकंडक्टर्स का बहुत छोटा सा पार्ट है और उस पर ही आ जाता है क्वेश्चन, लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट होता है, तो वो तो आपको कर ही लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में आराम से 15 to 17 क्वेश्चन, 17 क्या, 17 प्लस ही हो जाएगा अटैम्प्ट, 20 तक पहुँच जाएगा आपका अटैम्प्ट, फर्स्ट एवर अटैम्प्ट में। मॉडर्न फिजिक्स भी कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने चैप्टर था एटम्स वाला केमिस्ट्री में, वो भी मैंने बताया, और मॉडर्न फिजिक्स भी अगर आप कर रहे हो तो आप 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे हो जाएंगे एग्जाम में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूछा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स के तो 2 आते ही आते हैं, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, राइट। अब जो लोग मैथ्स में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं उनके लिए बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत कम मैथ्स करके गया था। आई जस्ट एम्ड 95 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स, बाकी मेरा एम उसमें ही था, फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स में मैं 10 क्वेश्चन कर लिया है मैक्सिमम, तो हो गया, दैट्स ऑल। बाकी मैंने मैथमेटिक्स में आई डिड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सबको पता है, इसका ईजी होता है। यू हैव स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लोकस एंड ऑल, कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन के अब तो बहुत इजी पार्ट बचा, 2023 में आते ही तो कोनिक सेक्शन में पता लगता, टेंजेंट्स नॉर्मल के जो क्वेश्चंस आए थे, राइट। और तो आप अब कोनिक सेक्शन करो, डेफिनेटली बहुत इजी चैप्टर है। फंक्शंस कर सकते हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, कैलकुलस कर सकते हो, पूरी कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करो। इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें लाइक इंटीग्रेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो वाला नहीं, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में सिर्फ एरिया अंडर द कर्व आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी इंटीग्रेशन का कोई भी है छोड़ दो। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में यू हैव टू टारगेट ओनली एरिया अंडर द कर्व, ओके। और डिफरेंशिएशन में कोई भी है तुम्हें करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन बता दिया है मैंने, सर्कल्स करना है तुम्हें, और डेफिनेटली द किंग चैप्टर्स जिनका क्वेश्चन सबसे इजीली होता है मेंस में सॉल्व, वेक्टर 3D। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैथ्स के 9 to 10 चैप्टर्स तो गिनवा दिए हैं। इनको ढंग से करके जाओगे 10-11 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इनके, सॉल्व देम, टारगेट देम, टारगेट मतलब करो सॉल्व उन्हें, बाकी 8 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो 30 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, बाकी स्कोर आपका वहाँ से निकलेगा। 170 के आसपास आपका, मैंने बताया ये पूरा कि आप 170 को हिट कर सकते हो, और तब आपकी 98 तो बनी जाएगी, कोई नहीं रोक रहा आपकी 98 को, राइट। बाकी इसके ऊपर आप कुछ भी करो तो आपका बोनस है, आपका खुद का एफर्ट है, आपकी खुद की रैंक पड़ेगी। सो या दिस वाज ऑल, दैट्स इट। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई यूज्ड टू सी कमेंट्स वेरी ऑफन, एंड या थैंक यू।